नाज़रीन, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम योग के फ़ायदे निवेदिता जोशी के साथ। ये ध्यान क्या होता है और ये जो प्राणायाम होते हैं ये क्या होता है, योग में ध्यान और प्राणायाम की जगह क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, इसके मतलब हमारे नाज़रीन तो ऐसा है कि योग जो है वो 8 दलों से बना हुआ है, अष्टदली कहते हैं इसे, जिसका पहला जो दल है पंखुड़ी है या अष्ट सोपान कह दीजिए, पहली जो स्टेप है वो यम यानी कोड ऑफ कंडक्ट, जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है। नियम यानी वो कोड ऑफ कंडक्ट जो आपके लिए है। यम नियम धारण, जो आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में धारण करके अभ्यास करते हैं। यम नियम धारण, ध्यान, ये सब इसके एक एक करके सोपान हैं। तो सोपानों की श्रृंखला में यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारण, ध्यान, समाधि है। तो पहले आसन आता है ताकि अपनी बॉडी को अलाइन कीजिए। माइंड एग्जिस्ट इन द बॉडी। ध्यान तब तक आप नहीं लगा सकते जब तक आपकी बॉडी ठीक नहीं हो। बॉडी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि वो अलाइन होकर पेन फ्री ना हो। अगर वो ठीक हो गई तो माइंड उसमें सेटल्ड है। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में पहले आप आसनों का अभ्यास करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद आप प्राणायाम सीखना शुरू करते हैं। प्राण का आयाम प्राणायाम है, यानी एक्सटेंडेड एक्सपेंडेड लाइफ फोर्स। वो क्या है? ब्रीदिंग। यदि आपके पास सांस नहीं है तो आप जीवित नहीं हैं, पर अगर आपकी सांस की क्वालिटी अच्छी है और आपके पास सांस से क्रिएट की हुई एनर्जी ज़्यादा है, जो योगियों के पास होती थी, तो काम सिद्ध हो गया। तभी योगी जो है शाम तक बड़ा फ्रेश लगता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, अरे आप इतना करती हैं, ऐसे कैसे रहो? आपने अभ्यास किया है इसलिए। तो वो लाइफ फोर्स शरीर में बिल्कुल तरीके से चलनी चाहिए, उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है प्राणायाम। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर आप सिर्फ खाना खाएं और पानी ना पिएं तो शरीर कैसे चलेगा? इसलिए प्राणायाम का करना आवश्यक है। अच्छा। प्राणायाम मेडिटेशन की पहली स्टेज है। मेडिटेशन कैन नॉट बी टॉट। अगर आपने प्राणायाम बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया तो आप ध्यान और धारण समाधि अपने आप लगाने लगेंगे। तो इसलिए प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है। प्राणायाम कई प्रकार के हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें हम अलग अलग तरीके से सांस को छानते हैं। सीविंग का प्रोसेस है। अच्छा। तो जैसे समझिए विलोम। तो विलोम, लोम मतलब हुआ कि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो उल्टी डायरेक्शन में चलें। तो नाक के अंदर बाल हैं, तो विलोम प्राणायाम में हम इस तरीके से ब्रेथ लेते हैं कि जो नाक के अंदर के बाल हैं वो उल्टे हो जाएं। तो उसमें एक ऐसे जाल जैसा बन जाएगा और वो छलनी का काम करेगा। तो आप वो क्रिएट कर रहे हैं कंडीशन कि जहाँ जो बाहर से हवा आ रही है जो इतनी पोल्यूटेड है वो छन रही है। अब आप एक्सटेंडेड एक्सपेंडेड ब्रेथ कर रहे हैं तो ज़्यादा समय मिल रहा है छानने का और उसको सीव करने का। उसके बाद उसमें से ज़्यादा ऊर्जा आई तो उसको समेटने के लिए आसन जरूरी है ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो आसन के साथ साथ प्राणायाम का होना अनिवार्य है। उसके बिना ये पूरी यात्रा अधूरी है। आप फिजिकली एनर्जी शायद लेते रहेंगे लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे। इसलिए प्राणायाम का करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब प्राणायाम जब आपने किया और आपने अपने माइंड को ब्रेथ के ज़रिए कंट्रोल किया तो आप उसी से समझ सकते हैं फ्लक्चुएशन का माइंड। योगः चित्ती वृत्ति निरोधः। कैसे? योग से के अभ्यास से जो आपकी चित्ती वृत्ति इधर उधर फ्लक्चुएटिंग माइंड है उस पर आप निरोध पाते हैं। तो वो ब्रेथ के ज़रिए, क्योंकि ब्रेथ इज़ द टूल टू गवर्न योर माइंड। ये वो सारथी है जो आपके माइंड को हर जगह भगाता है। तो आपने ब्रेथ पे कंट्रोल पाया तो माइंड पे कंट्रोल पाया। और अगर माइंड पे कंट्रोल पा लिया आपने तो आप सोचिए अभी आपका मन है कि ये बकवास जो कर रहे हैं मुझे नहीं सुननी, कट। हम क्यों विचलित होते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल ही नहीं है हमारे ऊपर। आपने कहा, हमने रिएक्ट किया, हमने कहा, आपने रिएक्ट किया। तो ये ब्रेथ कंट्रोल और माइंड कंट्रोल का जो गेम प्राणायाम में होता है ये अद्भुत है, ये किसी और विधा में नहीं। ये मैडम आपने माइंड एंड सोल की बात की थी जी। तो एक तो हमारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज होता है कि हमारे शरीर में कहीं दर्द है या कुछ कोई बीमारी है वो दूर होनी है या कोई बीमारी ना हो इसके लिए। अब जिस्मानी बीमारियों के अलावा एक जहनी परेशानी होती है, दिमागी परेशानी होती है। हाँ, इसके लिए योग का क्या? तो देखिए, फिर यही कहूँगी कि जो तरीका है वो तरीका इस तरह सिलसिलेवार है कि पहले तो आप शरीर पे अंकुश पाइए। क्योंकि अगर आपका शरीर ही बहुत विचलित शरीर है जो कहीं बहा जा रहा है तो मन तो कुछ काम कर नहीं सकते आप। अब माइंड एग्जिस्ट इन द बॉडी, सो इफ योर बॉडी इज स्टेबल विद द प्रैक्टिस ऑफ आसना देन माइंड इज इन अ राइट पोजिशन। अब आपको अपने मन पे काम करना है ना। तो जो विधा गुरुजी ने बताई उसमें बहुत ही अद्भुत है। उसमें प्रत्येक आसन जो है
वो मन के अलग अलग कोशों पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई पोज किया दाईं तरफ, मान लीजिए हम कोई पोज कर रहे हैं राइट साइड त्रिकोणासन, तो साइंटिफिकली अगर हम राइट साइड काम कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट लोब ऑफ ब्रेन काम करता है। लेकिन गुरुजी ने इस तरीके से हम लोगों को काम करवाया है कि जब वो राइट साइड बॉडी ले जा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन वो देते हैं लेफ्ट साइड की। आप समझ रहे हैं कि गवर्निंग बॉडी लेफ्ट बनाते हैं, तो दोनों साइड के माइंड काम करते हैं। तो वो जो अलाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, वो इस तरीके से इसमें यहाँ भी अलाइनमेंट चाहिए। जी जी जी। हाँ, तो काम तो हो रहा है राइट साइड ऑफ द बॉडी से, लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन आते हैं प्रेशराइज द लेफ्ट एज ऑफ द फुट। आप समझ रहे हैं? तो हर एक आसन पे उन्होंने इस तरीके से काम किया कि क्या कहा जाए, उस सीधा मन पे असर होता है। लेकिन जब बात आती है एंग्जाइटी की या बाइपोलर होने की, तो इसके बड़े स्पेसिफिक सीक्वेंस है आसन के। अच्छा। कि इनको करने से डायरेक्टली आपके मेंटल स्टेट पे, हार्मोनल स्टेट पे, एंजाइमेटिक स्टेट पे, बहुत सारी जैसे बाइपोलर उसमें एक एंजाइम खत्म हो जाता है ब्रेन में, तो आपको लगातार वो लेना पड़ता है। सो उसकी सीक्वेंसिंग है कि इस वाले ग्रुप ऑफ आसन को आप इस ढंग से करेंगे तो ये लीजिए रिजल्ट एंग्जाइटी गई, ये लीजिए रिजल्ट बाइपोलरिज्म गया। गया से मतलब ध्यान देने वाली बात है। अगर आप मेडिकेशन की लिमिट पे हैं तो आप मेडिकेशन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप तो चालू हो गए हैं, लेकिन उसकी डोजेस कम हो जाएंगी, उसके साइड इफेक्ट कम हो जाएंगे। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द सिस्टम। और इससे अद्भुत सिस्टम कुछ है नहीं। मतलब मेरा 27 साल का अनुभव ये कहता है कि जिसने ये कर लिया दत्तचित्त होके, वो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तो ध्यान, अब ध्यान की बात आती है, प्राणायाम हो गया, फिर ध्यान हो गया। तो ध्यान की जो स्टेज होता है, जो ध्यान की अवस्था होती है, उस ध्यान की अवस्था में जो हम पिछले सारे योगा और प्राणायाम ये सारी चीज़ों से गुजर कर आते हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? मतलब देखिए ऐसा है, ध्यान क्या है? एकाग्र चित्त होना है। एकाग्र चित्त मतलब वन साइडेडनेस। आपका फोकस ऐसे हो जाए कि आपने अगर सूर्य पे लगाया तो सूर्य पे केंद्रित हुआ और आपकी सारी कुछ एनर्जी जो है उससे आ रही है। अब ध्यान को केंद्रित करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आपकी सारी इंद्रियां भी केंद्रित होनी चाहिए। वो विकेंद्रीय है ना, आपसे बात कर रहे हैं, दिमाग कहीं चल रहा है, हाथ कहीं चल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप बहुत अच्छे से तो पहले अभ्यास कीजिए आसनों की, और उसके बाद प्राणायाम की। क्योंकि प्राणायाम में आप जब लंबा बैठने लगते हैं तो आप ध्यान की ओर खुद ब खुद चले जाते हैं। आप वन साइडेड फोकस होते हैं। एक पूरा रास्ता है, पूरा रास्ता है कि ये स्टेप, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो आप पीएचडी की ओर चले ही गए। तो ध्यान जो है वो पीएचडी वाला लेवल है। और उसके बाद उस लेवल में फिर जितना आपने स्वतः अभ्यास किया, उससे आपको अपने अपने अनुभव और अनुभूतियाँ होती चली जाती हैं। और फिर व्यक्ति भीड़ में भी रह के एकदम बिना विचलित हुए आराम से चलता है, क्योंकि वो अपने में कंडेंस और पूरा मुकम्मल हो चुका होता है। हम क्यों इधर उधर भटकते हैं? क्योंकि हम मुकम्मल नहीं हैं। हमको उसका वो अच्छा दिखता, उसकी वो बात बुरी लगती, वहाँ अपने में लगता अरे मेरे पास होता। तो ये जो सारी जो विचलित होने की क्रियाएं हैं, जिसने रोज रोज प्राणायाम कर लिया और ध्यान लगा लिया, तो वो तो बात ही खत्म होती ना। तभी तो आत्मा और परमात्मा का हम कहते हैं ना मिलन होता है। अब आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको नहीं लगता कि शरीर को, जिस्म को अब ठीक कर लेने के साथ साथ जहन को, दिमाग को भी, मतलब पूरा काम हो जाना, आमूल चूल परिवर्तन होना जरूरी। इसीलिए योग में बहुत सुंदर एक परिभाषा है जो पतंजलि ने लिखी है। वो कहते हैं कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप बिना रुके सत्कार के साथ, विद रेवरेंस, प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप इस विधा पे खरे उतरते हैं। जहां आपने एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ा, और किया तो मन अच्छा देखो करते हैं, मन नहीं कर रहा, तो सत्कार तो नहीं रहा ना। तो अगर आप पूरा रेवरेंस के साथ दत्तचित्त होके हर रोज अभ्यास करते हैं तो आप इस शतरंज में तो फिर माहिर हो जाते हैं, और जीत लिखी हुई है, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। अब चलते चलते मैडम आखिरी सवाल ये है कि योग किसी केंद्र में जाकर करें या कि ऑनलाइन योग करने से भी फ़ायदे हैं? और ये एक चीज़ होती है मैडम कि कोई चीज़ जो होती है, कोई विधा होती है, कोई फ़न होता है, वो किसी इलाके का ही होता है, या यूरोप का हो या अमेरिका का हो या अपना भारत का हो। तो जाहिर है कि जो फ़न जैसे योग, ये भारत की चीज़ है। जो लोग बाहर बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं या कि यूरोप में बैठे हैं, वो भी करना चाहते हैं, तो क्या ऑनलाइन ऐसा कुछ पॉसिबल है, ऐसा होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए
सच बात तो यह है कि योग गुरु शिष्य परंपरा का विषय है जी। पारंपरिक विषय है। अब परंपरा में गुरु का शिष्य के साथ ताल्लुक रखना बहुत नज़दीकी से बहुत ज़रूरी है। वहीं तो संस्कारित होता है ना शिष्य। लेकिन समय बदल गया और रफ्तार बदल गई और टेक्नोलॉजी तो माशाल्लाह। तो स्पेशली कोविड के बाद सबको ये लगा कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि कोई नेचुरल कैलामिटी हो और हम शिक्षा से वंचित हो जाएं या कोई बहुत बढ़िया चीज़ सीखी जा सकती है उससे वंचित हो जाएं। तो ये पढ़ाई का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। कोविड खत्म होने के बाद अगर आप मुझसे पूछिए कि क्या परसेंटेज है तो लोग फिर वापस आ रहे ज़्यादा हैं, ऑनलाइन कम है। हैविंग सेड दैट, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1:30 बजे रात को, कोई स्पेन में, कोई कहीं, बड़े विचित्र समयों पर, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं मुझसे वो पढ़ रहे हैं। तो इसके अपने फ़ायदे हैं और इसके अपने नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि कोई सुदूर व्यक्ति बैठा है, उसे सच में इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है। नुकसान ये है कि मैं अगर कोई बहुत अच्छा टीचर है तो वो आपको करेक्शन कर सकता है, लेकिन 20% करेक्शन नहीं हो पाते। अच्छा। क्योंकि अब मान लीजिए कोई टेढ़ा हुआ, उसको हम बोल रहे हैं कम बैक टू 45 डिग्री बैक, 45 डिग्री, अब वो बेचारा वैसे ही टेढ़ा है, वो 45 करते करते 35 डिग्री पे पहुंचा। तो हमको मतलब लंबी सांस छोड़ के कहना पड़ता है इट्स ओके, यू आर स्टिल लीविंग 5 डिग्रीज। ठीक। अब कोई टीचर साधारण हो तो वो 5 डिग्री नहीं बता पाएगा, तो उसमें उस स्टूडेंट का एक नुकसान होता है। तो अगर मुझसे पूछें रूहानी तौर पे गुरु शिष्य परंपरा आमने सामने, परंपरा ही यही है कि आप गुरु की सेवा करेंगे और उससे मेवा पाएंगे। लेकिन हालात और समय देखते हुए अगर हमने अपने को नहीं बदला थोड़ा बहुत, तो इससे बहुत लोग महरूम रह जाएंगे और हम भी वंचित रह जाएंगे। इस विधा को, इस ले जाया जा सकता है। 100% नहीं पहुंचेगी, लेकिन 80% तो पहुंचेगी। हाँ, 100% तो नहीं पहुंचेगी, 80% पर, क्योंकि वो जो फील है ना, वो तो आमने सामने ही होती है। अब मैडम, हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाए जिससे कि जैसे कमर, गर्दन, पीठ के दर्द का इलाज हो सके, या कि वो मर्ज हो ही ना, और अगर हो गया है तो कैसे निजात पाएं, उससे निजात कैसे पाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका ये हिस्सा है इस प्रोग्राम का। ज़रूर, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे 3-4 ऐसे आसन कि उसको कैसे किया जाए। नाजरीन, ये था आज का शुमारा। आप देख रहे थे दूरदर्शन उर्दू पर प्रोग्राम योग के फ़ायदे निवेदिता जोशी के साथ। हम आपको यहीं छोड़े चलते हैं। निवेदिता जी आपको आसन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरिः ओम्। With the exhalation breath, surrender yourself within, surrender yourself to the feet of Lord Patanjali. Slowly bow down your head within, gently bring your palms over your thighs. Looking at the floor, gently open your eyes and raise your head up. Adhomukh Virasana. How far is your extension of the spine and how far is the extension of the side trunk? Raise your forehead up, all of you. Now dig the dorsal spine to the sternum, especially the bottom sternum. Take it towards the Mother Earth. And maintaining this digging action, forehead down. This gives you a very good extension and very good connect of the sternum with the Mother Earth. Having said that, some of you then, like Gujral, some of you then start going more than what you are supposed to extend. Then it becomes hyperextension. Walk back with your tip of the fingers without disturbing the spine
and see how the side trunk manifests into the rotation of the outer groin and then connects with the buttock bone to take you down to the heels. So it's a very interesting connection from side trunk to groin, groin to buttock bone. Maintaining that, palms down. Now Adho Mukha Svanasana, without disturbing your palm position, Adho Mukha Svanasana. Everyone, don't search for the rope. This being the first Adho Mukha Svanasana, extend, exhale, thighs up, heels up, heels up. Raise the side trunk, extend the side trunk completely. Now raise your heels as high as possible to lift the body weight, shift the body weight to the buttock bones. Pressurize the center of the palm to shift the body weight from palms to the buttock bone. And in that absolute course, you have to see that the center of the armpit has to open. Completely open the center of the armpit. Once the center of the armpit is completely open, deep exhalation, jump Uttanasana. Now Padangushtasana, hold the big toe, Padangushtasana, head down, head completely down. The extension which you have created of your spine in Adho Mukha Virasana, continue with that in Uttanasana for your spine. Thigh is pushed back, head of the thigh has to be pushed back. If that is becoming difficult for you, you can go with the tip of the fingers on the floor, but head of the thigh has to be pushed back. If the head of the thigh is not pushed back, that is the cause of your backache rather than just moving the spine forward. Maintain the head of the thigh position backward, away from your lower abdomen. Pad Angushtasana, Angutha pakdo. Iva Pad Angushtasana, hold the big toe. Now, maintaining that, go for Padhastasana with the idea that there has to be a tug of war between the palm and the sole, and sole should win. And sole should win. ये पैर उठाओ, heel उठाओ. If the sole is going to win, then you have another kind of extension of the side trunk which is much more than Padangushtasana. Crown of the head down, crown of the head down. Push the top thigh away from you. Push the top thigh away from you. If it is not happening, that your thighs are not getting pushed back because of the stiffness of your lower spine, not to worry, you go with the tip of the fingers on the floor, but push the top thigh away from you, body weight forward. Take the body weight forward, body weight towards your head side, body weight towards your head side. Don't bring the body weight backward. Once again, Adho Mukha Svanasana. Now you are going to bring your heels down, but not directly heels down. Bend your knees and sucking the femur, still further, Bhagushya, still further, go down still further, yes, further. Sucking your femur into the socket vertically. Suck the femur into the socket vertically and slowly open the back of the thigh widthwise, lengthwise, lengthwise, widthwise, widthwise, lengthwise. Don't go straight. So suck the femur into the socket, and that opening should start from the back of the thigh. This Adho Mukha Svanasana with the exhalation breath is totally different from the previous one. Still push your femur into the socket. Yes, Gujral. Still further. And to do that, open the back of the thigh. Don't open the knee. Open the back of the thigh. Open the back of the thigh widthwise and lengthwise. Once you have reached to that position, then slowly you are going to bring the back of the heel down. Hold on. When you are going to bring the back of the heel down, your mind should be on the inner heel. Lift the inner heel to the inner ankle. So you are spreading and extending the hinges skin downwards, puffing the back of the ankle backward, and then bring the heels down. It's not just that you lift your heel up and you bring the heel down. When you open the hinge, when you open the back of the ankle, then the putting of the heels down and lifting the ankle becomes very, very sharp. And that is one of the mandatory characteristics of Adho Mukha Svanasana. Maintaining that, jump Uttanasana. Inhale and come up, Vrikshasana. Interlock your fingers behind your back. Now tailbone, buttock bone in, sacrum into the body. You are on your tripod, so can you raise your toes up, especially the little toe. Now in this particular position, shift the body weight towards the center of the arch.
When you shift the body weight towards the center of the arch, your Talasana becomes Talasana, toes together. Inner big toes together, please. Chain the cross of your fingers. So, the preparatories in yoga are very, very important than the main pose. Now release your hands, bring your palms in front of your face. Interlock your fingers. Urdhva Baddha Angulyasana in Talasana. Take your hands over the head. Now when you are taking the hands over the head in Baddha Angulyasana, make sure that your abdomen is in and upward rather than pushing forward and making this lumbar spine concave. Abdomen in and upward. So suck the sides of the navel skin upward. Once you have done that, observe the body weight. Toes up, tripod. You are on your tripod, body weight towards the center of the arch of your foot. Gita Garg Batak bone in. It gives you the same expression but not the same result. Exhale, bring your hands forward and change the cross of your fingers. Now why we are doing the Urdhva Baddha Angulyasana now? The Urdhva Baddha Angulyasana is to extend your body weight upward when you are going for your Vrikshasana. This body weight will not trouble you in one leg. So shift of the body weight has to be felt by the psychosomatic system. Inhale and take your hands upward. Suck the quadriceps upward. Suck the quadriceps upward. Now when you take your hands upward, you are on your tripod. Your base of the neck is relaxed and interestingly your chest is open. So whether you take your Baddha Angulyasana behind the back or whether you take the Baddha Angulyasana over the head, in Vrikshasana what you need is the opening of the chest and a very light breathing. The moment you are scared, the moment your body weight is not nicely placed, you are gasping for the breath. Inner upper arm behind your ear, Kapoor still further. Exhale, bring your hands forward and release. Now inhale and take your hands over the head, palm facing each other and then cross your thumb. Now when you cross your thumb, this is the outer extremity of your side trunk, side chest which gets lifted up. So these are preparatories. We do it with the raw beginners. We don't do it with the senior students like you. I am giving you all these preparatories so that you are very well aware and connected with those actions because this is your first asana to begin the class. So get connected with these aspects of preparatories. The better you prepare the preparatories, better is the food. So extend, change the cross of your thumb. Now when you are changing the cross of the thumb and you are pulling your hands upward, let's do the last extension bit. Separate the lumbosacrum spine. The lowermost lumbar should go with your hands and the sacrum and tailbone should go downwards. Separate. And if it is happening, then you will feel loose in your elastic area. Loose. That means you are extending it profoundly. Buttock bone down. Now, without disturbing your mind from this sharp extension of your side trunk, side chest, very slowly and gently bring your palms on your waist. Look straight. And we are heading for right side Vrikshasana. Take your right hand up. Hold the right ankle, bring the right heel to the left groin. Look straight. Those who need the support of the wall, please don't feel hesitant, go to the wall. If you want to use the wall back to back, please do that. Okay. Once you have fixed it and you feel that you are stabilized, then namaskar in front of your chest, namaskar over your head and take your elbows backward to open the chest once again. So you see in the Iyengar system, these preparatories, the pedagogic system of preparing the asana is profound. No other system can give you that. Now take your hands over the head. Once you take your hands over the head, same sharpness of the side trunk, bring it in your body. Extend, pull. Side trunk has to be same way extended very well. Mind on your right heel which is pressing the left inner groin. The heel presses the left groin and the body weight shifts to the left. Can you shift the body weight from left hip joint to the right hip joint and create the same alignment, the central line of meridian? So don't shift your body weight on your left leg. Shift the left hip joint body weight to the right. Go back to again Tadasana. वापस ताड़ासन में जाओ तब पोज करो. Exhale and bring the palms down. Take your hands behind your back. Interlock your fingers. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Pull your hands behind your back. It should not touch your buttocks. Buttock bone in and lumbar straight. Buttock bone in, lumbar straight. Be on your tripods. Now release your hand palm on your waist. Look straight.
and on the left side. Raise your left hand over the head. Extend your side trunk, side chest, exactly the way you have felt in Baddhasta Angushtasana. And now bring your palm on your ankle, bring the heel to the left heel to the right groin, look straight and fix it. First get your balance. There is no hurry to go on the finality of the pose. Once you have got the balance, look straight, very good. Then bring your palms in front of your chest. And once you have brought the palm in front of your chest, fingers diagonal, then take your hands over the head. The moment you take your hands over the head, elbows backward, open the chest. The idea is to make your chest wide and breathing very soft. Then straighten your hands over the head. Extend completely, elbow straight. Now mind on your body weight. The body weight is shifting to the right hip joint. Shift the body weight from right hip joint to the left and create the central line of meridian like Tadasana. Very good. Now bring your palm on your waist and then leg down and stand in Tadasana. Prasarit Paduttanasana. Palm on your waist, spread your leg 3.5 to 4 feet apart. Classical Prasarit Paduttanasana. Come on. Exhale and move forward. Prasarit Paduttanasana classic. When you are going for Prasarit Paduttanasana, shift the body weight towards the buttock bone, and buttock bone should be as high as possible, upward. Knee seedha karo Pandit. Don't bring the elbows towards the buttock side, shift the elbows towards the head side. Means move the elbow towards the head side. Buttock bones absolutely perpendicular to the floor, elbow andar karo Pandit. Pandit, elbows andar. Andar. Ekapad Shirshasana. Right leg forward, left leg up. एकपाद शीर्षासन करेंगे. दायां पैर आगे और बायां पैर सीधे. When you are extending the right leg forward, to balance and get the maximum extension, extend the right back of the heel and hinges away from you. Even don't come up. Right leg forward. गीता गर्ग राइट लेग फॉरवर्ड एंड राइट लेग फॉरवर्ड. आगे जाइए पैर से, क्या डरना है इतना. नाउ एक्सटेंड द बैक ऑफ द हील एंड हिंज अवे फ्रॉम यू. क्यों इतना डर रही हैं? आगे चलो ना, क्या डर है? इसको एक्सटेंड करो. इनर नी अपवर्ड, इनर नी को उठाओ, इनर थाई को उठाओ, इनर लेग को उठाओ. Inner knee, inner calf, inner heel of the right leg has to be extended upward. Once you have done that, inhale, take the leg up, left leg down. Itna mat daro. Push the inner thigh, inner knee, inner calf upward of the left leg. बाएं पैर के अंदर की जांग, अंदर का नी, अंदर का काफ, तीनों उठाओ छत की ओर. Inhale and come up. Straighten your leg. Straighten your leg, Shirshasana. Exhale and come down.